नमस्कार, आदाब। आपकी मेज़बान मैं डॉक्टर शबनम आप लोगों के बीच आज एक नए प्रोग्राम के साथ, एक अहम प्रोग्राम के साथ हाजिर हुई हूँ। 8 मार्च को इंटरनेशनल विमेंस डे है और काशी कला कस्तूरी विमेंस वीक यानी महिला दिवस सप्ताह मना रही है। और इस सप्ताह के पहले कड़ी में आज हमारे साथ हैं सोनी पांडे जी। सोनी पांडे जी मशहूर प्रसिद्ध कथाकार, रंगमंच चित्रकारिता में भी आप निपुण हैं और उसके अलावा आप बहुत से मैगजीन्स का संपादन भी कर रही हैं। मैं अपने दर्शकों को सोनी पांडे जी से हम लोग बातचीत करें, मुलाकात करें। एक सशक्त महिला के रूप में हम उनको आज देखेंगे। उससे पहले मैं कुछ आप लोगों को बता देना जरूरी समझती हूँ और फिर हम लोग बातें करेंगे सोनी जी से। सोनी जी का जो व्यक्तित्व है, उनका जो शख्सियत है, वो ये कि बस पैदा होते ही आप नफरतों की शिकार हुई। बेटी को लेकर जो एक नफरत होती है, जो पली कही जाती थी, तो वो नफरतों की शिकार हुई। उसके बाद कम उम्र में शादी होना, बाल बच्चे, घर गृहस्थी में फंसना। उसके बाद कहीं ना कहीं इनके वजूद ने, इनकी शख्सियत ने, इनको कहीं ना कहीं इनके जमीर ने झकझोरा और फिर आप कलम की सिपाही बनकर मैदान में कूद पड़ी। और आज सोनी पांडे जी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, क्योंकि एक महिला के लिए ये बहुत जरूरी होता है कि उसकी शख्सियत, उसके पति, उसके पिता या उसके भाई के बनिस्बत उसकी खुद की अपनी एक पहचान हो, उसके नाम से पहचाना जाए। और सोनी पांडे जी अपनी शख्सियत को, अपने व्यक्तित्व को इतना निखारा, इतना संवारा, इतना माजा कि आज सोनी पांडे जी अपने ही नाम से जानी और पहचानी जाती हैं। तो सोनी पांडे जी, आपका काशी कला कस्तूरी के इस फेसबुक मंच पर आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और खुश आमदीद है। बहुत बहुत शुक्रिया शबनम जी। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपके इस मंच का और उम्मीद करती हूँ अपनी बात, अपनी कहानी अपनी जुबानी कहना बहुत मुश्किल भरा काम होता है। मैं कोशिश करूंगी आप जो चाहती हैं वो मैं कह सकूं। और इसका उद्देश्य जो है आप लोगों का, जैसा कि आपने बताया था कि वो औरतें जो 30-35 की उम्र के बाद ये सोचती हैं कि अब समय खत्म हो चुका है, हमारी अपनी पहचान और अपनी सारी चीजें जो हैं जीवन की, उसको दोबारा हासिल करने का जो मौका है हम गंवा चुके हैं। तो मैं चाहती हूँ कि कम से कम वो औरतें जो शादी और बच्चों के बाद सोचती हैं कि अब तो जिंदगी खत्म, अब हमें सूर्य चक्की में ही खत्म हो जाना है, कम से कम वो मेरी कहानी मेरी जुबानी सुने और अपने अंतर मन को, अपने व्यक्तित्व को जाने और पहचाने। सोनी पांडे जी ने शायद 32 साल की उम्र के बाद से लिखना आपने शुरू किया और आज आप कई किताबें आपकी हैं, बहुत से आप अवार्ड और सम्मान पा चुकी हैं और अभी भी उस लाइन में कुछ ना कुछ कर रही हैं, लिख रही हैं, पढ़ रही हैं। और आप कस्तूरबा में लड़कियों के साथ जो एक अच्छा जीवन आप दे सकती हैं, क्योंकि आप जिस माहौल से गुजरी हैं, जिस तरह से आप गुजर कर कटीले और पथरीले रास्तों से गुजर कर जो खूबसूरत आप जिंदगी जी रही हैं, उसके लिए आज आप कस्तूरबा गांधी स्कूल में भी आप लड़कियों को उस तरह से तैयार भी कर रही हैं। तो सोनी जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ, आपकी कहानी आपकी ज़बानी ही जानना चाहती हूँ, क्योंकि जो हम लोग विमेंस डे वीक मना रहे हैं, उसमें हमारा ये मकसद है कि किस तरह से जो महिलाएं बहुत ही मुश्किलात का सामना करके आज एक सफल जीवन के रूप में हमारे सामने हैं, एक सशक्त महिला के रूप में हमारे सामने हैं, मैं उनको ये पूरे हफ्ते मैं उनको एक एक करके लाऊंगी और उनके पीछे की जो कहानियां हैं वो जरूर सुनूंगी, ताकि
आने वाली जो पीढ़ी है, जो हमारे बच्चे हैं, जो महिलाएं हैं, जो सफर में थक हार कर बैठ जाना चाहती हैं, उनके लिए भी आप मशाले राह बने, उनके लिए आप हौसले का माध्यम बने। इसलिए आज का हमारा ये प्रोग्राम है और 1 हफ्ते तक इसी तरह का हमारा प्रोग्राम चलता रहेगा। तो सोनी पांडे जी, किस तरह से, कि जैसा कि मैंने सुना है कि आपके पैदा होते ही आप ननिहाल और ददियाल दोनों घरों के आग बुझा दिए जाते हैं, यानी गम में, अफसोस में खाना नहीं बनता है। तो किस तरह से आपकी जिंदगी लड़खड़ाते, गिरते, पड़ते, उठते, चलते अब दौड़ रही है, तो किस तरह से आप बताइए। मैं कोशिश करूंगी कि मैं उन चीजों को बहुत पीछे जा करके आपके सामने ला सकूं। दरअसल मेरे पिता 2 भाई थे और 2 भाइयों के बीच में मेरे परिवार में 9 लड़कियां हैं। तो परिवार की 7वीं कन्या संतान और अपने माता पिता की मैं 3री कन्या संतान। जब मैं पैदा हुई तो इतनी निराशा थी घर में, इतनी निराशा थी कि मेरे चूंकि 7वीं लड़की हो गई और लड़के थे ही नहीं दोनों भाइयों के बीच में, तो बड़े पिताजी पे तो नहीं लेकिन मेरे पिताजी पर निरंतर ये दबाव रहता था कि वो दूसरी शादी कर लें और ताकि घर की वंश वृद्धि के लिए एक बेटा हो सके। जब मैं 3री बेटी हुई तो एक तो सांवले रंग की थी, दूसरी 3री लड़की। जैसे ही मेरे ननिहाल खबर पहुंची, वहां भी शाम का वक्त था, मेरी माँ बताती हैं गोधूली की बेला थी। माँ ने, मेरी एक चाची नानी थी, मेरी माँ की चाची जिनको हम लोग नानी कहते थे, वो बताती थी जब मैं बहुत छोटी थी कि जब ये पैदा हुई तो खाना रसोई बैठी हुई थी दोनों आंगन में और पानी डाल करके चूल्हे की आग बुझा दी गई। और ऐसे मेरे गांव में भी कहा जाता था, मेरे दादाजी के घर में भी, कि जब 7वीं लड़की हुई तो लोग इतने शोक में डूब गए कि वहां भी शाम का खाना नहीं बना और किसी ने। तो एक बच्चा, एक कन्या, एक शिशु कन्या जो है, एक लड़की जो है, बहुत बच्ची है, 4 साल 5 साल, जो अभी जिसका मानसिक विकास हो रहा हो, वहां पे एक तो बेटी होने का अभिशाप, दूसरा रंग भेद, ये 2 चीजें मेरे साथ बचपन से इस कदर जुड़ी। जबकि शबनम जी, मैं आपको बताऊं कि मेरा जन्म एक ऐसे परिवार में हुआ जिसका बहुत ही नाम, मेरे दादाजी का बहुत बड़ा नाम रहा, हरि प्रसाद तिवारी। मर्दा से आगे मेरा गांव है, बहुत जमींदारी थी हमारे घर में। लेकिन उस परिवार में जब लड़कियां होती हैं और सांवले रंग की होती हैं, मैं क्या बताऊं, मतलब ये जन्म की, जब मेरे जन्म की तारीख किसी को नहीं पता है। मैंने अपनी माँ, जब भी मैंने अपनी माँ से पूछा कि मैं किस महीने में पैदा हुई, मेरी जन्म की तारीख क्या है, तो मेरी माँ कहेंगी आषाढ़ का दिन था, बुध था तो शुक्र था तो बृहस्पति था। अब जब मैं बड़ी हो रही थी, हाई स्कूल इंटर में आ रही थी, मेरे साथ की लड़कियों के जन्मदिन मनाए जाते थे। जब मैं पूछती थी कि मेरी जन्मतिथि क्या है, तो घर में किसी को पता ही नहीं कि मैं किस तारीख को पैदा हुई थी। इवन आपको जान के आश्चर्य होगा कि मेरे बड़े पिताजी की लड़की मुझसे 2 साल बड़ी है और मैं उनसे 2 साल छोटी। जब हमारा 9th में हमारा एडमिशन होने लगा, तो जो मेरे क्लास टीचर थे 8वीं के, वो जब मेरी टीसी बनाने लगे तो वो मेरे गांव के थे, मेरे खानदान के। जब ये हुआ कि भाई टीसी बनवानी है, पिताजी ने कह दिया कि राजेंद्र टीसी बना दो इसकी। जब वो टीसी काटने लगे तो उन्होंने डेट ऑफ बर्थ पूछी, तो उनकी पत्नी ने कहा, जो कि घर पे ही उनके रहता था वो टीसी काटने वाली जो एक फाइल टाइप की आती है, तो उनकी पत्नी ने कहा कि वो तो पिंटू के साथ पैदा हुई थी और पिंटू के साथ पैदा मेरे बड़े पिताजी की लड़की हुई थी। यानी उनकी डेट 75 उनकी जन्म तिथि है, मेरी 77, लेकिन ऑन मार्कशीट में, जो हाई स्कूल की जो मार्कशीट है, 9th में जब मैं फॉर्म भर रही थी तो ललिता शास्त्री हमारी एक रिश्तेदार थी जो मेरे गर्ल्स स्कूल में पढ़ाती थी, जब वो फॉर्म देखी तो मुझे डांटी, कही नहीं नहीं, ये तो मेरे टुल्लू से 2 साल छोटी है। वो 75 के थे, ये तो मेरे टुल्लू से 2 साल छोटी है। लेकिन अब मैं अपने पिताजी से इतना डरती थी कि मैंने कहा नहीं 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 बहन, मैम जो भरना है भर दीजिए, वरना पिताजी बहुत नाराज होंगे। तो हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से मेरे डेट ऑफ बर्थ 75 है, मैं अपनी 2 साल बड़ी हूँ। अब आप समझ सकते हैं कि वह क्या स्थिति रही होगी। जब घर में कोई रिश्तेदार आते थे, खासतौर पे लड़कियों को देखने के लिए, या जो शादी करवाने वाले लोग आते थे, तो हम सांवली लड़कियों को घर के अंदर कर दिया जाता था,
जो गोरी लड़कियां थी उन्हें ले आया जाता था। तो घर में एक ऐसी सामंती जो है स्थितियां गोरी और सांवली लड़कियों के बीच में ही थी। मेरी बड़ी बहन मुझसे गोरी थी, प्रभा की आभा इतनी बड़ी थी कि हम जैसे मेरा कोई वजूद ही नहीं था घर में। तो ये सारी चीजें थी। फिर जब मैं ग्रेजुएशन में आई, मेरी माँ जब बड़ी लड़की की शादी होती थी तो दूसरे नंबर वाले के लिए, चाहे वो हाई स्कूल में पढ़ रही है या इंटर में, वो शुरू हो जाती थी पिताजी से कि जाए घरे कन्या कुंवारी नींद कैसे आई। हमारे यहाँ एक गीत गाया जाता है ब्याह का, और मेरी माँ पिताजी को सुबह सुबह झाड़ू लगाते हुए शुरू हो जाती थी, जाए घरे कन्या कुमारी। मैं इंटर में पढ़ती थी, मेरी माँ को शादी की जो है एकदम चिंता सताने लगी, क्योंकि मेरा रंग सांवला था। लोग सोचते थे कैसे मुक्ति इनसे मिलेगी। और ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर से मेरे पिताजी ने मेरी शादी खोजनी शुरू की। 3 साल तक खोजते रहे, रंग के कारण हर जगह भाई लड़की सांवली, लड़की सांवली। कितने लोग कहते थे कि छोटी वाली से कर लेंगे, इसकी कर लीजिए, क्योंकि वो गोरी थी। तो ये एक जो रंग की उपेक्षा थी, जो तीसरी बेटी होने की उपेक्षा थी, इन सब के बीच जूझते हुए एमए फाइनल में मैं आई। संभवतः भी 21 साल कंप्लीट नहीं हुआ था। 3 जुलाई मतलब उसके हाई स्कूल की मार्कशीट के हिसाब से 21 साल 22 साल की उम्र में मेरी शादी हुई। जबकि उसी साल मैंने विद्यापीठ से बीएड में मेरा सिलेक्शन हो गया था। मैं पढ़ना चाहती थी वहां, पिताजी ने नहीं भेजा। इंटरमीडिएट के बाद गोरखपुर यूनिवर्सिटी में मेरा सिलेक्शन हुआ, पिताजी ने नहीं भेजा। बीएससी एंट्रेंस एग्जामिनेशन के लिए मैंने अप्लाई किया, फॉर्म भरा, लेकिन मेरे पिताजी ने एंट्रेंस ही नहीं दिलाया। तो ये था लड़कियों को कि कैरियर कॉन्शियस, उनको कैरियर कॉन्शियस होना ही नहीं है, उनको कुछ बनना नहीं है, वो किसी तरह से ग्रेजुएट हो जाए ताकि ठीक ठाक घर में उनकी शादी हो जाए। जब मैं एमए ग्रेजुएशन के बाद मैं एमए करने के लिए मैंने अपनी माँ से कहा कि नहीं मुझे एमए करना है। आज तक मेरे पिताजी मना करते रहे, क्योंकि लड़कियां ज्यादा पढ़ लिख जाएंगी तो फिर ज्यादा पढ़े लिखे लड़के ढूंढने पड़ेंगे। अच्छा, मुझे अपने पिताजी से कोई शिकायत नहीं है, मुझे अपने परिवार अपने खानदान से कोई शिकायत नहीं। दरअसल ये चीजें जो थी वो समाज की व्यवस्था थी, ये सारी चीजें समाज ने बनाई थी, और ये चीजें मुझे समझ में आती चली गई धीरे। अब तो खैर बहुत ज्यादा, कभी कभी बहुत तकलीफ होती है, मुझे वो दिन नहीं भूलते हैं जब मैं एमए फर्स्ट ईयर में थी और मेरी एक दोस्त मेरे साथ पढ़ती थी, एक लड़की पूनम पांडे करके, अर्चना पांडे शायद नाम, या पूनम पांडे से पूछा। मतलब वो जानती थी कि मैं अपने स्कूल की टॉप स्टूडेंट रही। वो मुझसे सीखने आती थी पेंटिंग्स वगैरह। वो जानती थी कि सोनी कितनी गुणी है, लेकिन बावजूद इसके जब उसके भाई से रिश्ते के लिए मेरे पिताजी गए, तो उसने, उस लड़की ने जो मेरी क्लासमेट थी, जो मुझसे सीखती थी चीजें, जो मेरे नोट्स से नोट्स बनाती थी, उस लड़की ने मेरे पिताजी से कहा कि चाचा जी पैर देख के, गोड़ देख के पनही पहनल जाला, पैर देख के जूते पहने जाते हैं, मेरा भाई गोरा है, आपको करना है तो मधु से मेरे भाई की शादी करा दीजिए, सोनी की शादी अपनी और देखिए, उस लड़की ने कहा। और मेरे पिताजी बहुत निराश होकर के आके मेरी माँ से बाहर बैठ करके पोर्टिको में, शाम का वक्त था, गर्मी का दिन, और किचन की खिड़की पोर्टिको से लगी हुई थी, मैं चाय बना रही थी। मेरे पिताजी बड़े भावुक होकर मेरी माँ से कह रहे थे कि मतलब मैं बर्दाश्त ये नहीं कर पा रहा हूँ कि वो लड़की जो आती है और इससे सीखती है सारी चीजें, वो कह रही है कि नहीं। और उस दिन मतलब मैं आपको बता दूं कि इतनी तकलीफ मुझे हुई थी, कई बार मन करता था कि मैं सुसाइड कर लूं। तो ये जो रंग भेदी हमारा समाज है, सांवली लड़की, वो भी 90 से 2000 के बीच का जो दशक था, मेरी बड़ी बहन की शादी असफल रही रंग के कारण। वो सांवली थी, उनकी शादी, उनके पति ने कहा कि नहीं लड़की सुंदर नहीं है, फिर डिप्रेशन में चली गई वो, उनको छोड़ दिया उनके पति ने, और लास्टली उनकी डेथ हो गई मात्र 32-33 साल की उम्र में। तो इसका बहुत ही बुरा प्रभाव मेरे दिमाग पर पड़ा, और मैं बहुत ज्यादा इन चीजों को लेकर के एक उद्वेलित होता रहता था मेरा मन, इतनी तड़प रहती थी इन चीजों को लेके, इस व्यवस्था को लेके। लेकिन बावजूद इसके मैं बार बार कहूंगी कि मुझे अपने माता पिता से शिकायत नहीं है, इसलिए नहीं है कि सबसे ज्यादा शोषण तो मेरी माँ का हो रहा था, क्योंकि जब बेटियां जन्म रही थी वो तो बेटियों वाली माँ, बेटियों वाली माँ। मेरी कहती है कि मैं मतलब जब तुम हुई तो बहुत क्रिटिकल कंडीशन था, डॉक्टर ने कहा कि माँ बच्चे में से हम किसी एक को ही बचा पाएंगे, लेकिन तब मैंने मन्नत रखी कि चाहे जो भी हो, बेटा हो बेटी जो भी हो, ईश्वर मेरे बच्चे को सुरक्षित इस दुनिया में लाए।
और मैंने अपनी उनकी बहुत ही प्रिय आराध्य देवी शीतला माता हैं, उन्होंने मन्नत रखा कि मेरा बच्चा स्वस्थ पैदा होगा तो मैं अंग्रेजी बाजा बजवाऊंगी। तो मेरी माँ जो है उसने कभी हमारे साथ कोई भेदभाव नहीं किया। लेकिन मैं अक्सर सोचती हूँ, वो कहती थी कि जब बेटियां पैदा होती हैं तो बेटियों की माँ धरती में 10 हाथ नीचे दब जाती है और बेटों वाली माँ 10 हाथ ऊपर उठ जाती है। तो ये जो चीजें थी वो तो माँ का शोषण सबसे ज्यादा था, पिता के ऊपर दबाव बनता था दूसरी शादी करने का। शबनम जी क्या कहे, बहुत त्रासद वो स्थितियां थी। वाकई में सोनी जी ये आसान नहीं था जिस माहौल में आप पल बढ़ रही थी। और देखिए, चूंकि माँ बाप हैं इसलिए ये नहीं कहा जा सकता अपने मुंह से कि मेरे माँ बाप भी उसमें कहीं ना कहीं उनकी भी गलतियां थी, क्योंकि समाज से लड़ना जरूरी है। जैसा कि आप आखिर लड़के सारी चीजों को आपने अपने फेवर में किया, वो भी हो सकता था, क्योंकि फिर भी समाज है, हमारा मुआशरा है, आसपास के लोग हैं और कहने के लोगों की जबान है, तो उसका असर कहीं ना कहीं बड़े बुजुर्ग लेते थे। जिस तरह से आपकी ये कहानी है, मैं बहुत ब्लेस्ड हूँ कि हमारा माहौल, हमारे लोग, हमारे माँ बाप, हमारे पूरे खानदान में कहीं भी इस तरह की चीजें नहीं हुई। तो मैं ये सोचती थी अक्सर कि ऐसा लोग बताते हैं तो जरूर कभी किसी सन 40 में और 30 में और 1901 में कभी होता होगा, ऐसा मुझे लगता था। लेकिन मुझे ये अंदाज नहीं था कि बताइए आपकी अभी उम्र ही क्या है और इस तरह से आपने झेला। तो लगता है कि आज भी ये सब चीजें हैं। और मुझे लगता है कि नहीं, अब हमारा समाज, हमारा मुआशरा पढ़ा लिखा हो गया है, साइंस के दौर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के दौर में हम लोग चल रहे हैं और इस तरह की चीजें तो नहीं होंगी। लेकिन वाकई में बहुत ही इस तरह से इसके मतलब अभी भी सब बहुत से घरों में इस तरह की चीजें हो रही होंगी। तो मैं अपने को भगवान का शुक्र करती हूँ, अपने को बहुत ब्लेस्ड मानती हूँ कि इस माहौल से और इस नजरिए से, इस जहनियत से नहीं गुजरना पड़ा। खैर, तो फिर आपने कैसे, जब फिर आपकी शादी हो जाती है, फिर आप लिखने पढ़ने की तरफ किस तरफ माइल होती हैं, कैसे माइल होती हैं, किस तरह से घर से निकलकर, और आप एक नौकरी भी कर रही हैं, कैसे सब चीज संभव हो पाया? जबकि जाहिर सी बात है कि जब घर वालों ने जिस तरह से साथ किया तो हम ससुराल वालों से बहुत उम्मीद नहीं कर सकते हैं। जिसने पैदा किया, जिस घर में मैं पली बढ़ी, उस घर में जब इस तरह की चीजें थी तो हम ससुराल में कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं? तो कैसे सिचुएशन को आपने डील किया, किस तरह से फेस किया, या अपने को कैसे निकाला उस सिचुएशन से? हाँ बिल्कुल शबनम जी, मेरी शादी जो है, मैं अपने पति के प्रति मतलब मैं नहीं जानती कि कितनी हमारे बीच मोहब्बत है। वो एक फिल्म आई थी ना कि तुझमें रब दिखता है। तो अपने पति को अगर मैं कहूँ कि मैं खुदा मानती हूँ, वो खुदा जिसने मेरी सबसे जो इच्छा थी, जो मेरी आंतरिक इच्छा थी, जो मेरी विशेष पूरी करने वाली, उस भूमिका में मेरे पति रहे। वो मेरे कितने मतलब हम कितना एक दूसरे को समझ पाते हैं, कितना जान पाते हैं, वो चीजें बहुत अलग की बात है। लेकिन एक बहुत ही सामंती ब्राह्मण परिवार में मेरी शादी होती है। और शादी के बाद जो है मेरी पढ़ाई तो मैंने कंप्लीट की, मेरे एग्जाम्स चल रहे थे जब मेरी शादी हुई। तो आज मेरी 3 तारीख को मेरी शादी थी, 5 को मेरा पेपर था, 2 को मेरा पेपर था। तो सोचिए कि मैं ससुराल चली आती हूँ और ससुराल से मैं पेपर देने अपने मायके जाती थी। इतना डिस्टरबेंस रहा, फिर भी खैर उन मुश्किलातों में भी मैंने एमए का एग्जाम दिया और 56% मार्क्स से उस टाइम में एमए मैंने कंप्लीट किया अपना। मतलब मुझे बहुत दुख होता था, मैं इतना रोती थी कि मैं एमए फाइनल की मेरी पढ़ाई पूरी चौपट हो गई उसमें। जब मेरी शादी जो हुई उसमें मेरी सास को मैं बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि मैं सांवली थी और मेरे हस्बैंड बिल्कुल गोरे दूध जैसे उजले। इवन जब शादी किसी तरह मेरी हो गई, मेरी कॉलोनी में सारे लोग ये देख कर मेरे हस्बैंड को कहते थे कि लड़के में कोई कमी है, तभी इसने जो है सांवली लड़की शादी की है। तो मेरे मन में भी बहुत। आप लोगों की? जी, आप लोगों की अरेंज मैरिज थी? हाँ अरेंज मैरिज है हमारी। मेरी सास बाकायदे दल बल लेकर के देखने गई थी। तो जब शादी मेरी हो गई तो मैंने अपने हस्बैंड से पूछा कि शादी सांवली मतलब कैसे आपने हाँ कर दिया? आप तो, इनकी भाभी अभी लोग भी कहती थी कि बाबू कुछ बोलते नहीं है ये वो। तो
मेरे हस्बैंड ने कहा कि सोनी मुझे एक चीज का बहुत डर लगता था कि तुमको सब लोगों ने देख लिया है, अगर तुमने सुसाइड कर लिया है ये सुन करके कि तुम्हें सांवले होने के कारण छोड़ दिया गया है, तो मैं अपने आप को कोई माफ नहीं कर पाता। तो जो मनुष्यता का ये पक्ष था मेरे पति के भीतर का, मैं बिल्कुल इतनी इस चीज पे मुग्ध हो गई, इतनी मोहित हो गई कि मैं आपसे क्या कहूँ। शादी के बाद बिल्कुल मेरे हस्बैंड जो है अपनी बिजनेस था उनका, और हम एक शादी के बाद वही जो आम परिवारों में होता है, मैं तीसरी बहू थी, सबसे छोटी, रसोई की जिम्मेदारियां, सारी जिम्मेदारियां। 6 साल तक मैंने पढ़ाई की तरफ मुड़ के नहीं देखा। शादी के 7वें साल में आकर के 2 बच्चे मेरे हो चुके थे। कुछ ऐसी ट्रेजेडी घटी, मैं यहाँ जिक्र नहीं करना चाहूंगी शबनम जी, क्योंकि मेरे पति को वो चीजें नहीं पसंद है कि हम उसको पब्लिकली लाएं। वो हमारे जीवन का बड़ा ही नितांत दुख, हमारा निजी दुख है। तो अब ऐसी परिस्थिति में अब परिवार को भी था, यदि खुदा न खास्ता इनको कुछ हो जाता है तो मेरा और बच्चों का क्या होगा। तो ये हुआ कि भाई अब इनकी पढ़ाई दोबारा शुरू की जाए। तो ये हुआ कि क्या करें। तो फिर बीएड में मेरा एडमिशन हुआ, मैंने बीएड किया, उसके बाद पीएचडी की, और आप लोग की दुआओं से उस आपदा से हम बाहर भी निकल आए। तो इस तरीके से जो है जब पढ़ाई होने लगी 2004 में, मैंने पब्लिक स्कूलों में छोटे छोटे पढ़ाना शुरू किया। पहली नौकरी मैंने 1500 रुपए की थी। राहुल चिल्ड्रन एकेडमी यहाँ एक स्कूल है, 1500 में जूनियर स्कूल में मैंने पहली बार पढ़ाना शुरू किया। मेरे बच्चे छोटे थे, वहीं पढ़ते थे। फिर मैं यहाँ के सबसे बड़े चिल्ड्रन पब्लिक स्कूल में मैंने पढ़ाना शुरू किया, चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और तब से कोशिशें जारी हैं। बाहर निकलने के बाद फिर जब वो खिड़कियां, वो दरवाजे खुल गए, तो मेरे अंदर जो साहित्य का कीड़ा था, क्योंकि साहित्य में मेरी रुचि बचपन से थी। मेरे पिता बहुत ही बौद्धिक व्यक्तियों में गिने जाते हैं अपने समाज में, ब्राह्मण समाज में उनका बड़ा ही बहुत संरक्षक हैं। आज भी वो मऊ में ब्राह्मण समाज के। मैं मेरे पिता की गलती मैं बिल्कुल नहीं दूंगी, क्योंकि जब मैं पिता की जगह खड़ी होती हूँ शबनम जी, तो मैं पाती हूँ कि 4 बेटियों वाला बाप जो समाज की उपेक्षाएं झेलता है, हम तो अंदर से झेल रहे थे, पिता तो समाज में झेल रहे थे। वो दिन मुझे नहीं भूलते हैं कि एक बार पिताजी ने कहा कि जिन लोगों की हैसियत नहीं है, जो मुझे देख के कुर्सी छोड़ देते हैं, जब मैं बेटी का बाप बन के उनके दरवाजे जाता हूँ तो मुझे पायताने बिठाते। तो कभी कभी मुझे ये लगता है कि वहां खुद को खड़ा करके देखूं तो शायद वो चीजें आ ही जाती हैं, वो कठोरता, वो कटुता, वो उपेक्षा का भाव आ ही जाता है। खैर परिस्थितियां बहुत बदली हैं, और मेरे पिता को आज मुझ पर बहुत गर्व है। आज पिता की आंखें भर जाती हैं और वो अफसोस करते हैं कि काश मैंने जो है इसको वो सारी चीजें दी होती तो आज ये क्या होती। लेकिन खैर ये बातें अलग हैं। तो मैं पढ़ा रही थी चिल्ड्रन सीनियर सेकेंडरी स्कूल में, सारी चीजें चल रही थी। हाँ, इन दिनों एक कुछ अब ये हुआ, जब बाहर निकलने लगी तो जो मेरा साहित्य का प्रेम था, वो जो मेरे घर में हंस पत्रिका आती थी, वो आजकल पत्रिका, कथा देश, वो तमाम परिकथा जो मैं आगे, मेरे पिताजी साहित्य के प्रेमी व्यक्ति रहे हैं, तो 3-3, 4-4 न्यूज़पेपर और पत्रिकाएं मेरे घर में हमेशा आती थी। उन चीजों से, साहित्य से मैं बहुत कनेक्ट होती गई। मैंने प्रेमचंद को बचपन में ही पढ़ लिया था। मैं जिस स्कूल में पढ़ती थी, माधुरी खन्ना मैम हिंदी की हमारी टीचर हुआ करती थी, आशा श्रीवास्तव जी हिंदी की टीचर, ये मेरी जो हिंदी की अध्यापिकाएं थी, इनके हाथ में हमेशा साहित्यिक पत्रिकाएं होती थी, और इनकी पढ़ाने की शैली ने मुझे हिंदी के बहुत करीब रखा। 55 खंबे लाल दीवारें जैसा उपन्यास मैं इंटरमीडिएट में फर्स्ट ईयर में पढ़ती थी, 11 में मैं पढ़ती थी, तभी मैंने 55 खंबे लाल दीवारें पढ़ डाली थी। माधुरी खन्ना मैम ने लाइब्रेरी से निकाली और वो लेके टेबल पे रखी थी। मैंने कहा मैम मैं इसको पढ़ लूं? कहीं अरे तुम्हें समझ में आएगा ये? मैंने कहा मैम प्लीज। कहीं अच्छा, लेकिन मुझे कल लौटा देना। और मैं रात भर जग के, मतलब सोचिए कि क्या उम्र रही होगी, 15-16 साल की मेरी उम्र रही होगी, और रात भर जग के, लाइट कट गई, तार जला के रजाई में मैंने 55 खंबे लाल दीवारें पढ़ी थी। मेरी बड़ी बहन ने मेरे पिताजी से कंप्लेन की कि ये उपन्यास नॉवेल पढ़ रही थी, क्योंकि पहले नॉवेल जो है पढ़ना बड़ा खराब माना जाता, वो गुलशन नंदा और रानू वाला जो जमाना था। तो हाँ बिल्कुल, बहुत ये कहा जाता है कि अच्छा लड़की नॉवेल पढ़ रही है, नॉवेल पढ़ रही है। और ये जब हाँ, और वो पता चलता है कि एमए में और बीए में वो कोर्स में नॉवेल होते हैं फिर
जी बिल्कुल। तो मेरी बड़ी बहन ने कह दिया ये नॉवेल पढ़ रही हैं, पिताजी ने आके छीन के देखा, तो खैर जब 55 खंबे लाल दीवारें देखा तो ऐसे ही रख दिया। तो उन्हें ये समझ थी कि बच्चे क्या पढ़ रहे हैं। पिताजी ऐसा नहीं है, पढ़ने पर भी वो जोर देते थे, पिताजी उतने सामंती थे नहीं। लेकिन जब मेरी बड़ी बहन की शादी हुई और उसका दहेज के बाद और रंग के बाद जो जब उसका वैवाहिक जीवन असफल हो गया, उसके बाद उनके जीवन में जो लड़कियों को लेकर उपेक्षा आई वो समाज जनित थी। नहीं तो पिताजी के मन में ऐसा नहीं था कि उनको हम लड़कियों को ना पढ़ाए ना करें। लेकिन जब पहली ही बेटी की वो शादी करते हैं, पहली बेटी की खूब धूमधाम से शादी करते हैं और वो बहुत बुरी तरह सफल होती है शादी, तो पिताजी वहां से बहुत निराश हुए। बड़ी बहन मेंटली डिस्टर्ब हो गई, वो अवसाद में चली गई, बहुत लंबा उनका इलाज चला। और उस त्रासदी ने मेरे परिवार को इतना पीछे भी किया कि वो कुछ चीजें ऐसी मेरे घर में आई थी जो बड़ी बहन की शादी की असफलता के बाद शुरू हुई। तो माता पिता का इससे मैं कभी दोष नहीं देती। अगर मेरी बड़ी बहन की जीवन में इतनी त्रासदी नहीं होती तो शायद हम लोग के साथ पिताजी इतने कठोर न होते। वो असफलताएं वहीं से प्रवेश करती हैं। तो 2011 में आकर के एक बार मैंने ऐसे ही कुछ कंप्यूटर लैपटॉप पे माइके मेरी बहन का बेटा जो है उसे कंप्यूटर में बहुत इंटरेस्ट है, तो वो डेस्कटॉप पे वो कुछ कर रहा था, तो उसने फेसबुक खोला। मैंने कहा बेटा ये क्या है? कहा अरे मौसी आप चाहें तो ऑनलाइन सारी मैगजीन पढ़ सकती हैं जो जिसमें आपकी रुचि है। तो फिर उसने फेसबुक खोला और कहा ये देखिए एक ये प्लेटफॉर्म है जहाँ सारे बड़े साहित्यकार हैं। तो फिर मैंने राजेंद्र यादव और तमाम लोगों की फेसबुक आईडी देखना शुरू की। मैंने देखा वहां तो कितनी बहसें चल रही हैं, वो ब्लॉगर्स का जमाना था, इतने ब्लॉग्स थे, इतना कुछ लिखा पढ़ा जा रहा था। तो उसने मेरी फेसबुक आईडी बनाई 2011 में, मेरी बड़ी बहन के बेटे ने, शशांक ने। शशांक की आईडी बनाने के बाद उसको मेरे बेटे अनुष्ठान ने जो है उसमें तमाम सिक्योरिटी और क्या क्या चीजें की जाती हैं। बच्चों ने मुझे अगर मैं कहूँ कि डायरी पेन की तरह फेसबुक की एक दीवार दी जहां मैं जुड़ती हूँ और फिर से दोबारा से मैं साहित्य की दुनिया से जुड़ती हूँ। तो 2011 से मैंने जो है 2011-12 से विधिवत लिखना शुरू किया। मैंने फेसबुक ज्वाइन किया और 3-4 साल तक मैं लिखती पढ़ती रही। मेरी कविताओं शुरुआत जो है मेरी कविताओं से हुई। फेसबुक पर मैं कविताएं लिखती थी और तमाम मैं इस मामले में बहुत ही शुक्रगुजार हूँ फेसबुक का भी, फेसबुक के इस माध्यम का भी, और उन तमाम अपने वरिष्ठों का जिन्होंने हमें चिन्हित किया, हमें जो है हमारी कविताओं हमारे लिखे को सराहा। उस 2013 में मेरी कविताओं को श्री मौर्य जी ने जो है बाकायदा अनुनाद अपने ब्लॉग पे लगाया। वो पहली बार जो है विधिवत मेरे किसी रचना का प्रकाशन था और पहली बार जब वो मेरी कविताएं वहां लगती हैं तो विष्णु खरे जी का मेल आया कि बहुत अच्छा आप लिख रही हैं। मेरी कल्पना से बाहर की वो दुनिया थी। निलय उपाध्याय, तमाम केशव तिवारी और भी तमाम लोग थे जिन लोगों ने मुझे मैसेज किए, वहां कमेंट्स किया और वहां से जो है ब्लॉगों पे मेरी रचनाओं का प्रकाशन शुरू होता है। और 2015 में मेरी किताब आई पहली, मन की खुलती गिरह, और एक कवि के तौर पे मेरी पहचान बनी। उस किताब को जो है 11वां शीला सिद्धांतकर जो बहुत ही प्रतिष्ठित सम्मान है, वो भी एक बहुत मजेदार बात मैं बताऊं कि रविंद्र के दास जी से 3 दिन पहले मेरी खूब जोरदार बहस हुई थी फेसबुक पर किसी मुद्दे को लेके। जब उन्होंने मुझे फोन किया तो मैंने उनसे कहा, मतलब मैं उनसे बहुत रुखाई से बोल रही थी उस मुद्दे को लेके। उन्होंने कहा कि अच्छा इस बहस को छोड़ दीजिए, मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ। तो मैंने कहा बताइए। उन्होंने कहा आपको 11वां शीला सिद्धांतकर राग विराग संस्था दे रही है। तो मैं बिल्कुल भौचक हो गई क्योंकि मैंने कहीं किताब नहीं भेजा था और मैंने सुन रखा था कि बड़ी राजनीति पुरस्कारों में होती है ये वो। तो शीला सिद्धांतकर एक ऐसा पुरस्कार था, एक ऐसा सम्मान था कि मैंने अपनी किताब नहीं भेजी थी, किसी ने नामित किया था, संस्था ने खुद किताबों की प्रतियां मंगाई थी। अनामिका जी और तमाम लोग उस कमेटी में थे, नित्यानंद तिवारी जी वगैरह। 11वां शीला सिद्धांतकर मुझे 2015 का 2016 में दिया गया और अनामिका जी ने जब पुरस्कार देते वक्त अपने भाषण में कहा कि जिस तरह पंजाबी की लेखिकाएं कवित्रियां पंजाबी भाषा की ठसक लेकर के हिंदी में आती हैं, ये लड़की भोजपुरी की ठसक लेके हिंदी में आ रही है। मतलब मेरे रोए खड़े हो जाते हैं ये कहते हुए।
बहुत अच्छा, वाकई में। हाँ, वो जिसको इतनी कहते हैं ना कि पुष्पित और पल्लवित करने का भी काम आप भोजपुरी भाषा के लिए कर रही हैं। और जिन, पता नहीं अनामिका जी भी इस बात को जानती हैं, महसूस करती हैं कि नहीं, लेकिन उनकी जो एक वाक्य था, वो एक पुरस्कार सम्मान से बड़ा वो एक वाक्य था जब उन्होंने कहा कि ये लड़की भोजपुरी भाषा की ठसक लेकर हिंदी में आ रही है। मैं रो पड़ी थी और उस दिन मैंने तय किया कि भाषा का अपना वो कलेवर मैं कभी नहीं छोड़ूंगी। जब मैं कहानी में आई उसके बाद तो बहुत कहानियों को भी उपेक्षा का शिकार होना पड़ा। कहानियां अपनी भोजपुरी भाषा के प्रभाव के कारण कई जगह से लगातार अस्वीकृत होती रही। मैत्रेयी पुष्पा जी ने 2017 में इंद्रप्रस्थ भारती के वार्षिकी में की घोषणा की और मैंने डरते डरते बलमा जी का स्टूडियो अपनी कहानी इंद्रप्रस्थ भारती में भेजा। मैत्रेयी जी से मेरा कोई पहले कभी संवाद नहीं था। एक दो बार फोन पे किसी रचना को लेकर के उनसे भले बात हुई होगी, लेकिन उनसे कोई लंबी बातचीत मेरी नहीं थी। मैत्रेयी जी ने मात्र मुझे लगता है 2 या 3 दिन बाद ही अपनी फेसबुक वॉल से मेरी और से निवाली शर्मा की कहानी की घोषणा की और कहा कि ये 2 कथाकारों ने जितनी भी कहानियां आई हैं मुझे बहुत प्रभावित किया और इनकी कहानियों को हम इंद्रप्रस्थ भारती की वार्षिकी में छाप रहे हैं। उन्होंने 5 रंगी कांकी का शुभारंभ मेरी कहानी के मंचन से कराया। श्रेष्ठ 18 के अपने संपादन की जो कहानियां थी उस संकलन में शामिल किया। तो ये जो मेरी वरिष्ठ थी, चाहे वो अनामिका जी हो या मैत्रेयी पुष्पा जी हो, उषा किरण खान जी हो, ममता कालिया जी हो, कविता के क्षेत्र में अपनी मैं क्या कहूँ, सारे रिश्ते खून के ही नहीं होते हैं। चंद्रकला त्रिपाठी दी हैं। इन लोगों ने जो स्नेह दिया मुझे, जो अपनत्व दिया, जो विश्वास दिया, मतलब ये दुनिया मेरे लिए कल्पना से बाहर। मैं बहुत बहुत ही आम औरत, बहुत साधारण स्त्री हूँ। हम लोग कोई ऐसा नहीं हमारे आसपास है हम जो हमारे सिर पे हाथ रख दे या पैसे दे के हमारी रचनाएं छपवा दे। नहीं किसी से मेरा कोई संपर्क, कोई जुगाड़, कोई जुगाड़ तंत्र मेरे पास नहीं है। लेकिन मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मेरे तमाम वरिष्ठों ने मुझे न केवल स्वीकारा बल्कि सराहा और निरंतर मुझे हौसला देते हैं। जब भी मुझ पे हमले होंगे, जब भी मुझ पे कोई आरोप प्रत्यारोप लगेगा, तो पीछे से कोई मेरी मित्र, कोई मेरे वरिष्ठ आकर के सिर पे हाथ रख देते हैं, मुझे समझा देते हैं, मुझे बार बार टूटने से बचा लेते हैं। तो मैं हिंदी की बहुत कुछ बुरी जो ये दुनिया में घट रहा है, बहुत बुरा घट रहा है, उन तमाम बुरी घटनाओं के बीच में एक बहुत ही खूबसूरत सी भी दुनिया मुझे मिली, इसके लिए मैं सच में प्रकृति की बहुत शुक्रगुजार हूँ। वाकई में सोनी जी कि किस तरह से आप संघर्षों के बाद पथरीले रास्तों पर जख्मों को झेलते हुए जख्म पे जख्म मिलते गए और उसके बाद भी आप आगे बढ़ती गई और आज अच्छे अच्छे पुरस्कारों की भी लाइन लगी हुई है, क्योंकि आपकी कलम चल रही है, खूब चल रही है, तेज चल रही है और अच्छी तरह से चल रही है। अच्छा आप लिख रही हैं। और जैसा कि बलमा जी का स्टूडियो जो है आपके बहुत ही प्रसिद्ध हुआ, ये बुक, ये किताब आपकी, जो संग्रह था कहानियों का। अच्छा आपके पास अभी कोई ऐसी किताब है जिसमें जो पोएट्री का जो आपकी कविताएं हो, कुछ एकाध कुछ कविताएं अगर हो तो आप सुनाइए। मैं अपनी कविता ना पढ़ के, आज आपने चूंकि महिला दिवस पे कुछ किया है, तो देखिए हमारी निर्मित जो होती है वो हमारे अपने वरिष्ठों को पढ़ करके होती है। मैं कई बार कहती हूँ कि मैं मौलिकता का दावा नहीं कर सकती। मैंने इतना कुछ पढ़ा है मैंने, और निरंतर मैं इतना कुछ पढ़ रही हूँ कि कहाँ से क्या मेरी रचना में आ जाए, प्रवेश कर जाएगा, मैं नहीं कर सकती। हाँ, मैं कोशिश करती हूँ कि मैं वो लिखूं जो मेरे अनुभव का संसार है, जो मेरी अनुभूति का संसार है, जिसको मैं देखती हूँ, जिसको मैं भोगती हूँ। तो कुछ कविताएं हैं जिन्होंने मुझे खूब प्रभावित किया। मैं सुभा मेरी बहुत ही प्रिय कवियत्री हैं, सुभा जी की एक कविता आज आप लोगों को पढ़ के सुनाना चाहूंगी। कविता का शीर्षक है नरक का द्वार। नरक का द्वार जिसे बंद किया था महापुरुषों ने। नरक का द्वार जिसे बंद किया था महापुरुषों ने, शास्त्रों, पुराणों, मोक्ष और ब्रह्मचर्य से। नरक का द्वार जिसे बंद किया था महापुरुषों ने, शास्त्रों, पुराणों, मोक्ष और ब्रह्मचर्य से खुला है।
महापुरुषों ने बार बार आग्रह किया था, इसे न छू। अब यह खुला है, सिर्फ खुला ही नहीं, नरक बाहर आ रहा है। पत्थरों की तरह ढुलकते हैं शास्त्र और पुराण, आप्त वचन छिलकों की तरह उड़ उड़कर धूल में गिरते हैं। न्याय का मृत मुखौटा गिर पड़ता है मिट्टी में, न्याय का मृत मुखौटा गिर पड़ता है मिट्टी। ये कविता मुझे सुभा जी की बहुत पसंद है और निरंतर मैं शबनम जी, मैं बच्चियों से अपने कहती हूँ, मैं कस्तूरबा में जहाँ पढ़ाती हूँ, ड्रॉप आउट बच्चियों का विद्यालय है और अक्सर लोगों को बहुत आश्चर्य होता है कि सोनी पांडे आप कैसे कस्तूरबा में 10,000 की संविदा की नौकरी करती हैं, आप प्राइवेट में पढ़ाती तो बहुत अच्छा आपको वेतन मिलता। देखिए पैसा बहुत कुछ है, लेकिन पैसा सब कुछ नहीं है। आत्मसंतुष्टि से बड़ी चीज दुनिया में कुछ है ही नहीं। मैंने पब्लिक स्कूल में पढ़ाया, मुझे बहुत अच्छा वेतन मिलता था, तो मेरे लिए पैसा उतना ही जरूरी है जिससे मेरी जरूरतें पूरी हो जाएं और किसी के सामने मुझे हाथ न फैलाना पड़े। आप लोगों की दुआओं से जरूरतें पूरी हो जाती हैं और आज तक जीवन में कभी ऐसा मौका नहीं आया कि किसी के सामने मुझे हाथ फैलाना पड़े, चाहे लाख बुरे दिन आए हों, लेकिन प्रकृति ने इतना साथ दिया है और माता पिता इतने सक्षम, ससुराल भी मेरी सक्षम है कि मुझे किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं पड़ती आप लोग की दुआओं से। और मैं शुक्रगुजार हूँ इस चीज के लिए प्रकृति की कि उसने कभी ऐसा मौका नहीं दिया कि बेवजह नहीं, मेरा सर झुकता है, हर बार झुकता है, उनके सामने झुकता है जो मेरे लिए श्रद्धा और आदर के पात्र है, लेकिन उन जगहों पे कभी सिर मेरा नहीं झुका कि जहां पे जबरदस्ती मेरा सर झुकाया जाए। तो मैं बच्चियों से, बच्चियां कहती है मैम आप पैर क्यों नहीं छूने देती हैं। एक्चुअली हमारे गांव में एक संस्कृति है कि किसी के भी पैर छू लो, तो मैं अपनी, कभी भी आप मेरे विद्यालय में आएंगी तो मैं बच्चियों से कहती हूँ पैर किसी के न छुओ, नमस्ते करो, प्रणाम करो, गुड मॉर्निंग करो, पैर उसी के छुओ बेटा कि जहां श्रद्धा से तुम्हारा सर झुकता हो। हर कोई तुम्हारे श्रद्धा का पात्र नहीं है। तो उन लड़कियां जो वो है मेरे लिए, मैं केवल उनकी शिक्षक नहीं हूँ, उनकी शिक्षिका मैं नहीं, मैं उनके साथ उस गाइड की तरह काम करती हूँ कि वो दिल और दिमाग से मजबूत बने। कस्तूरबा एक ऐसा विद्यालय भी है कि जहाँ पे निरंतर बच्चियों को ऐसे प्रोजेक्ट आते रहती हैं जिसमें उनको मजबूत बनाए जाने पे ज्यादा जोर दिया जाता है बनिस्बत इसके कि वो पढ़ करके बहुत ज्ञानी बन जाए। तो मेरी बच्चियां जो है, मुझे कई बार बहुत अच्छा लगता है। एक मेरी बच्ची जो है, उसके पिताजी, ज्यादातर तो मजदूर वर्ग के बच्चे हैं, दिहाड़ी मजदूर के, तो एक बच्ची है उसके पिता ड्रिंक करते थे, शराब पी, ज्यादातर भाई गाँव में तो यही होता है। वो मोटा सा बांस का डंडा लेके बाहर खड़ी हो जाती थी जब उसके पिताजी के दोस्त बुलाने आते थे पीने के लिए, ठेके पर जाने के लिए, और कई बार उसने बांस का डंडा लेके दौड़ाया और कहा, उस समय 112 नहीं 100 नंबर था, उसने कहा भाग जाओ ना 100 नंबर डायल करूंगी। तो कम से कम वो बच्चियां इतना विरोध करना तो सीखी। कितनी बच्चियों ने कहा कि 18 साल से कम उम्र में मेरी शादी आप करेंगे तो मैं 112 नंबर डायल कर दूंगी। मतलब वो पेरेंट्स कई बार कहते हैं कि मैडम जी आप लोग लड़कियन के बिगाड़ दे जाना। तो मेरे लिए कस्तूरबा मेरी वो प्रयोगशाला है कि कम से कम मेरी कुछ बच्चियां अगर सांस लेना सीख जाती हैं तो मेरा लिखना, मेरा पढ़ना सब सार्थक हो जाएगा। बिल्कुल सही सोनी जी कि जिस तरह से अपने व्यक्तित्व को हम निखारते हैं, जिस तरह से हम हवाए मुखालिफ में उम्मीद के चिराग जलाते हैं, तो कम से कम हम ये प्रेरणा, ये बातें अपने बच्चों को भी हम सिखाएंगे, तभी कुछ समाज बदल सकेगा, जैसा कि आप अपने कस्तूरबा के बच्चों के साथ कर रही हैं। एक शेर मुझे याद आ रहा है कि वो मेरी जबी पर होता है ना कि अब ये वक्त है कि हम, जैसा समाज हमको दे रहा है वैसा मुझको नहीं कि बस सब्र करते रहो, बर्दाश्त करो। शायद अब ये वक्त नहीं है कि हम हर चीज को बर्दाश्त करें। हाँ, हम अपने इज्जत से समझौता नहीं होने देंगे, हम अपने सम्मान से समझौता नहीं होने देंगे, हम अपने संस्कारों से समझौता नहीं करेंगे, लेकिन जहां आंच आएगी वहां पर पलटकर वार करना भी जरूरी होता है। तो वो मेरी जबी पर जख्म देगा, वो मेरी जबी पर जख्म देगा, मैं खून से तर गसल कहूंगी। वो मेरी जबी पर जख्म देगा, मैं खून से तर गसल कहूंगी। वो लगाएगा सुर्ख बिंदी, मैं सच सवर के गजल कहूंगी।
मैं सज संवर के फजल कहूंगी। तो यकीनन जिस तरह से माहौल मिलेगा, जिस तरह से हमको सामने, हमारा रिस्पॉन्स भी वही होगा जो सामने वाला जिस तरह से करे। तो यकीनन इंसान को अपनी तरह से अपने माहौल को बदलना जरूरी है। अगर हम इस लायक अल्लाह ने हमको बनाया है तो हमको माहौल को भी बदलना पड़ेगा, और जरूरत भी है ये वक्त की, समाज की। और लड़कियों के प्रति जो रुझान है, जो गलत तरीके से जो आपके साथ हुआ, वो इसके मतलब वो अभी भी सारी चीजें कहीं ना कहीं हो रही हैं। तो उन माहौल को बदलने की जरूरत है, ऐसे माँ बाप को समझाने की जरूरत है, ऐसे समाज से लड़ने की जरूरत है। अब देखिए, आपने जैसा कहा कि एक बड़ी उम्र में आपने कलम उठाया और आज आप कई किताबों की आप राइटर हैं, आपके कई कहानी संग्रह भी हैं, कई आपके कविताओं के भी संग्रह हैं, और उस पर कितने आपने अभी भी अवार्ड और सम्मान और इस तरह पुरस्कारों की भी बात आपने बताई। तो वाकई में वो अच्छा लगता होगा। तो आप जिस समाज में से आप निकली हैं, उस समाज को भी प्रेरणा मिलती होगी, आपके माँ बाप को प्रेरणा मिली। अब जो आने वाली आपकी पीढ़ी है, आपके मायके में जो आपके भतीजी, भांजे जो भी लोग भी होंगे, उनको भी कि नहीं बुआ इस तरह से किया, बुआ ने इस तरह से उन्होंने किया, हमको भी इस तरह से बनना। तो आप सिर्फ अकेले की आपकी मेहनत होगी, और सैकड़ों लोगों के लिए आपने एक रास्ता हमवार कर दिया है। आपने वहां के पत्थरों को बिन दिया है, आपने वहां के कांटों को हटा दिया है, और एक सिंपल सपाट रास्ता कर दिया है कि बेटा तुम इस पर अब चलो, अपनी इज्जत के साथ, लेकिन कभी समझौता नहीं करना, अपने संस्कारों के साथ समझौता नहीं करना, अपनी शर्तों के साथ समझौता नहीं करना। ये बहुत जरूरी होता है। तो इस तरह से आप एक प्रेरणा का स्रोत बनी, समाज के लिए भी, हम सब के लिए भी। और सोनी जी, काशी कला कस्तूरी जी, एक आपसे मैं इजाजत चाहूंगी। मैं आपके मन से एक बात और कहना चाहूंगी कि ये मैं बहुत जरूरी समझती हूँ आने वाली पीढ़ियों के लिए, जो हमारे बाद की लड़कियां लिख रही हैं, या हमारे बाद जो लिखने वाली स्त्रियां आएंगी, जो लड़कियां आएंगी, कि चीजें जितनी चमकीली दिखती हैं ना, उतनी चमकीली होती नहीं। और रास्ते जो, जैसे मेरे पिताजी हमेशा कहते थे कि बुलडोजर बनो, बुलडोजर बनो, तुम नए रास्ते बना लोगे। और अगर ठीक है, पिता का वो जो संस्कार था, कहीं ना कहीं वो तो परिस्थिति, सामाजिक जो परिस्थितियां थी, उसे पिता की तरफ से उपेक्षाएं मिली, लेकिन पिता ने मुझे मजबूत भी बहुत बनाया है। पिता हमेशा कहते थे कि खुद बुलडोजर बनो। पिता ने हमेशा कहा कि झुकना वही है जहां झुकना है, हर जगह नहीं झुकना है। तो मैं उन लड़कियों को ये समझाती कि तिकड़मों से, जुगाड़ से, प्रपंचों से केवल 60 छोटी सफलता मिलती है। अगर आपको लंबी रेस का घोड़ा बनना है, यदि आपको कुछ बेहतर रचना है, तो उसके लिए अपनी परंपरा के प्रति आदर, अपनी परंपरा का ज्ञान, अपनी परंपरा को पढ़ना, और चीजों को संग्रहित करने की प्रवृत्ति लाना, भागने और हासिल कर लेने और बटोर लेने की छटपटाहट की जो एक होड़ सी मची हुई है, उससे बचना चाहिए। हमारी जो पीढ़ी है आज के डेट में, अभी आज के डेट में मैं बता दूं, एक मेरी कहानी 4 जगह से अस्वीकृत होती है मोह पास, और 5वीं जगह स्वीकृत होकर के वो संपादक जितनी तारीफ करते हैं कि उसकी कोई सीमा नहीं है। बलमा जी का स्टूडियो 4 जगह से स्वीकृत होती है, और आज वही कहानी मेरी पहचान बनती है। तो ऐसा नहीं है, हमारी रचनाएं भी खूब अस्वीकृत होती है। अस्वीकृति और स्वीकृति दोनों जो है साथ साथ चलती हैं। अस्वीकृतियों से घबराना नहीं चाहिए, और स्वीकृतियों पर उछल नहीं जाना चाहिए। तो एक जो शॉर्टकट भागने की, बहुत जल्दी हासिल करने की, तिकड़मों और जुगाड़ से हासिल करने की, मठों और गिरोहों की प्रवृत्तियां, जो इधर अभी आज ही हमारे आजमगढ़ में साहित्य महोत्सव चल रहा था, शिवमूर्ति जी का व्याख्यान था। शिवमूर्ति जी से मैंने कहा कि स्त्री लेखन को हमेशा जो है आलोचना में, मैं हमेशा आपके यहाँ काशी में चंद्रकला त्रिपाठी जी जिस पीढ़ी की हमारी कवयित्री है, जो उनको 70-80 के दशक में सोनी जी, चंद्रकला त्रिपाठी मैम आपको सुन रही हैं, और आईनेक्स के एडिटर गोलखंड जी भी आपको सुन रहे हैं। नहीं किया जाता है, तमाम आलोचनाओं से उन्हें बाहर कर दिया जाता है, लेकिन शांतिपूर्वक अपना काम कर रही थी, वो लिख रही थी। उन्होंने कोई भी बेचैनी, कोई, हम पढ़ रहे हैं, हम महसूस कर रहे हैं, मुझसे बात कर रहे हैं, मेरा उनसे संपर्क उनकी रचना धर्मिता से, हमारा कोई खून का रिश्ता, कोई रिश्तेदारी हमारी नहीं। लेकिन जब मैंने पढ़ा तो मैंने ये महसूस किया कि वो उस पीढ़ी से क्यों पिछड़ गई। तो आपका मूल्यांकन आपकी आने वाली पीढ़ियां करेंगी। मेरे पिता हमेशा कहते हैं
कि समकाल में जिनको सफलताएं मिल गई, अपने जीवन काल में जिनको ज्यादा नाम इनाम मिल गया, बेटा वो रचनाएं जीवित बहुत दिनों तक नहीं रहने वाली। रचनाएं वही जीवित रहेंगी जिनके अपने काल में सबसे ज्यादा चीड़-फाड़ होगी, जिसको अपने काल में सबसे ज्यादा उपेक्षा का शिकार होना पड़ेगा। सोनी पांडे को बहुत कुछ सुनना पड़ता है, आपको यकीन नहीं होगा शबनम जी, मैं घर में रहती हूँ, मेरा बिल्कुल टाइम शेड्यूल है, सुबह 9 से 3 का विद्यालय है, बच्चे हैं, घर हैं, पति हैं, परिवार है, उसके बीच लिखना पढ़ना है, सामाजिकता है, नाते रिश्तेदारियां, लेकिन लोग इतना कुछ कहेंगे सुनेंगे, इतनी गॉसिप होगी, इतना नाप शनाप बकेंगे। दिल्ली में होगा कि सोनी पांडे असिस्टेंट प्रोफेसर है, इसी में बैठ के गांव की कहानियां लिख रही हैं, तो आपकी छवियों को खराब करने की मुहिम छिड़ेगी। आपके जूनियर्स आपको यूज करके निकल जाएंगे, आपको इस्तेमाल करके। कुछ सीनियर्स भी होंगे जो उनके बहकावे में आके आपके बारे में बहुत कुछ कहेंगे सुनेंगे। ये सारी चीजें होती थी, होती हैं, होती रहेंगी, इनसे घबराना नहीं चाहिए और सबसे ज्यादा कोशिश करना चाहिए अपनी स्व पे। मैं आज काशी कला कस्तूरी के मन से कहना चाहती हूँ कि मैं किसी दौड़ में नहीं, रचना धर्मिता मेरे लिए जीवन जीने का वो ऑक्सीजन है जिसके दम पे मैं जिंदा रहती हूँ। मैं लिखती हूँ केवल इसलिए कि वो मैं लिखना चाहती हूँ, वो मेरे हिस्से का सच है और मैं लिख रही हूँ। कई बार मैं कहती हूँ कि जो जो भी मेरी कहानियां हैं, मेरे पास आसपास की स्त्रियों की अभिशप्त गाथाएं, वो स्त्रियां मुझे बेचैन करती हैं और मुझे सपने में कहती हैं कि मेरी कहानी लिखो। अपनी माँ से जब मैं कहती हूँ कि अम्मा आजी का सपना आया था, जाजिम कहानी जब मैं लिख रही थी, मैंने माँ से कहा अम्मा मुझे बहुत ज्यादा आजी की याद आती है, मैं ये कहानी लिखूंगी। मेरी माँ को यकीन नहीं होगा, लोबान लाल मिर्च लेकर के पहुंची, कहीं अरे तुमको मरी मरी हुई औरतों का सपना आता है। तो वो स्त्रियां जो है जिनके दुख जिनके दर्द मैंने देखे हैं अपने आसपास के, वो इतना उद्वेलित करती हैं कि मैं लिखती हूँ। अगर उसमें से कुछ निकल जाता है, अगर उसे कुछ बेहतर रच जाता है तो मेरा सौभाग्य है। मैं किसी दौड़ में नहीं हूँ, मैं कथाकार बनने कवि बनने की लड़ाइयों में नहीं हूँ। प्लीज आप ये लोग कभी मत सोचे कोई कि सोनी पांडे यहाँ कवियत्री कथाकार बनने आई हूँ। मैं मनुष्य बनी रहूं, मैं किसी होड़ में नहीं हूँ, किसी दौड़ में नहीं हूँ। अपना लिख रही हूँ भाई, अगर स्वीकार लिया गया तो ठीक है, नहीं स्वीकारा भी गया तो मुझे यहाँ कोई तमगे की और किसी मान इनाम और किसी चीज की भूख नहीं है। कम से कम तो बचिए इससे, क्योंकि जब तक इससे नहीं बचेंगे, ना तो आपके अंदर की मनुष्यता बचेगी, ना आपके अंदर की रचना धर्मिता बचेगी। सही कहा कि ना मनुष्यता बचेगी, ना आपके अंदर की जो एक रचना वाली जो चीज है वो बचेगी। और वाकई में समाज के प्रति हर शख्स का, हर व्यक्ति का, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो नारी हो, सबका एक फर्ज होता है, उसको निभाना जरूरी होता है। और जो जिस क्षेत्र का होता है, जो जिस फील्ड का होता है, उस फील्ड में रहकर वो समाज में कुछ ना कुछ देता है, जिस तरीके से आप समाज में आप दे रही हैं। सोनी जी, वाकई में आपकी कहानी बहुत ही मार्मिक। यूं ही सोना तप कर खरा होता है, सोने को तपना पड़ता है, तब सोना सोनी बनती है। और लेकिन फिर भी आप जिस तरह से आप समाज से लड़कर, अपनों से लड़कर अपने वजूद को आपने साबित किया है, महिला दिवस पर मैं आपको सैल्यूट करती हूँ। आपने मुझे मेरी बात कहने का अवसर दिया, इसके लिए आपको बहुत बहुत आभार। मेरे बहुत सारे शुभेच्छु मित्र यहाँ सुन रहे हैं, इंद्रकला दी को प्रणाम। मेरी प्यारी दोस्त डॉक्टर सुनीता यहाँ पे हैं, अभी उनको मैंने देखा। चित्रा है मेरे जनपद की, बहुत ही प्यारी सी नहीं आ रही, बहुत ही सुंदर सी आवाज है, वो है। और भी बहुत सारे लोग हैं, कुछ लोगों के नाम मुझे यहाँ। मैं आप सभी के प्रति बहुत आभारी हूँ कि आप लोगों ने अपना महत्वपूर्ण समय हमें दिया। और क्योंकि मैं आप लोगों के जरिए, सोनी जी, आप जैसी महिलाओं के जरिए, आप जैसे सशक्त महिलाओं के जरिए मैं ये वीक जो महिला सप्ताह दिवस जो है, ये पूरा महिला दिवस जो सप्ताह भर मनाएंगे हम लोग, ये आप जैसे सशक्त महिलाओं के जरिए ही हम लोग करेंगे। और अब चलते चलते आप मुझे महिला दिवस पर आप समाज को, आप बेटियों को, आप नारी को क्या संदेश देना चाहेंगी? देखिए, मैं दो बातें कहना चाहूंगी। एक तो पहली बात तो ये, मैं हमेशा लड़कियों से कहती हूँ कि आपकी जिंदगी जो है, जिंदगी का उद्देश्य
लड़कियों का शादी कर लेना घर बसाना नहीं है। जैसे लड़के कैरियर कॉन्शियस हैं, अभी अब इक्वलिटी का दौर है, समानता का दौर है, तो आप सबसे पहले सेल्फ डिपेंड होना सीखें। आर्थिक तौर पे मजबूत, बिना आर्थिक तौर पे मजबूत हुए औरत अपनी आजादी हासिल नहीं कर सकती है। आज मैं आपको बताऊं, मुझे कितना भी नकारा गया हो ये असुंदर कह के, मुझे कितना भी नकारा गया हो सांवला कह के, आज मैं अपने आप से प्रेम करना सीखती हूँ। मुझे खुद से, अपने वजूद से प्रेम है, केवल इसलिए कि मैं अपने वजूद, अपने अस्तित्व बोध के साथ जीती हूँ। तो जब एक औरत अपने व्यक्तित्व को पहचान लेती है, जब वो अपनी प्रतिभा को पहचान लेती है, अपने अंदर की आवाज को सुन करके जब वो निर्णय लेना सीख जाती है, तो वो दुनिया की सबसे खूबसूरत औरत होती है। तो मैं हर औरत से कहना चाहूंगी कि कोई उम्र की सीमा नहीं है, अपने आप को पहचाने, अपने अंदर की आवाज को सुने। और एक आग्रह भी करना चाहती हूँ कि स्त्रियों के हिस्से की दुनिया आज भी बहुत मुश्किल है, बहुत बहुत मुश्किल है। वो देह से अलग कुछ है ही नहीं, वो यौनिकता से बाहर हमारा समाज स्त्री को लेके नहीं आया। तो प्लीज अपने आसपास की औरतों की इस दुनिया को मुश्किल न बनाएं। आज ही दिल्ली से आई हुई हमारी एक युवा साथी थी, उन्होंने कहा जाते जाते कि स्त्रियां एक दूसरे का चरित्र हनन बहुत ज्यादा कर रही हैं, बहुत बुरी तरह कर रही हैं। आपके बारे में मैंने बहुत कुछ मुझसे कहा गया था, और जब मैं यहाँ जमीन पे आके सुन रही हूँ तो दुनिया ही बिल्कुल उलट है उनके कहे से। यहाँ जो लोग आपके बारे में बातें करते हैं आपके शहर में, और वो लोग, तो वो जो कोशिशें हैं वो मुश्किलें मत खड़ा करिए। असली स्त्री विमर्श, नारीवाद, बहनापा जो है वो दूसरी स्त्रियों के सपोर्ट और समर्थन से। अब मान लीजिए कि आपके साथ कोई कुछ बुरा करता भी है, मैं माफ कर देती हूँ। मेरे साथ बहुत बुरा घटता है, बहुत सारे लोग आते हैं, यकीनन मैं उनको माफ करके मतलब आगे बढ़ जाती हूँ। तो दूसरी औरतों के लिए मुश्किलें भी ना खड़ा करे। और मेरी बेटियां खूब पढ़ें, अपने पैरों पे खड़ी हूँ, पहले वो सेल्फ डिपेंड हो, आत्मनिर्भर। मैं अपनी आपको यकीन नहीं होगा, मैं अपनी बेटी से कभी ये नहीं कहती हूँ, मेरे घर में कभी शादी वादी की चर्चा नहीं होती है, खासतौर पे मेरी बेटी को लेके। मेरी बेटी भी, अब मेरा सपना था कि मैं मालवीय जी की बगिया में पढ़ूं, मैं नहीं पढ़ पाई, लेकिन आप लोग की दुआओं से मेरी बेटी वहां पहुंची है। और उस दिन जब गेट पे मैं खड़ी थी अपनी बेटी की काउंसलिंग के लिए, तो मेरी आंखों से आंसू बह रहा था। मैं इतनी खुश थी उस दिन कि मेरा वो जो सपना, जो ड्रीम था एक विश्वविद्यालय में पढ़ने का, वो मेरी बेटी ने पूरा किया। तो अपने सपने नहीं पूरे हुए अपनी बेटियों की आंख में रोक दीजिए, उन्हें उड़ने दीजिए। और बहुत ही सुंदर बात अपनी एक फिल्म की पटकथा में निलय उपाध्याय ने लिखा है कि औरत रूप और गुण से सुंदर नहीं बनती है, अपनी स्वतंत्रता से सुंदर बनती है। तो अपनी आजादी को पहचाने, अपनी आजादी को हासिल करें, अपने अपने तो पंख खोले ही, अपनी बेटियों को भी उड़ने दें। आज मैं काशी कला कस्तूरी के मन से आग्रह करती हूँ। बिल्कुल सोनी जी, आपका संदेश घर घर तक पहुंचे और सब अपनी बेटियों को समझे, स्त्रियों को समझे, नारी को समझे, और समाज बदलेगा तो देश बदलेगा, देश बदलेगा तो पूरा संसार बदलेगा और एक पॉजिटिव रास्ते पर जाएगा। इसी के साथ सोनी जी, आपने हमको अपना कीमती वक्त दिया, और अपने सभी नाज़रीन का भी मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो पूरे वक्त हमारे साथ बने रहे, हम लोग आपको सुना, और सबका मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ। सोनी जी, आपका और सभी नाज़रीन का नमस्कार। आप सबको लीव कर लीजिएगा, लीव हो जाइएगा सोनी जी।